Hello and welcome. This is Gautam and you are watching your favorite channel Gautam Life. ज्ञान जहाँ हम सिक्योरिटी और सेफ्टी से जुड़ी हर एक नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो बेस्ड है सिक्योरिटी ऑफिसर मतलब एसओ के इंटरव्यू में किस तरह के उससे सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ जो प्रश्न लिए वो हमारे एक सब्सक्राइबर ने मिस्टर आनंद दलाल जी इंटरव्यू के लिए गए थे सिक्योरिटी ऑफिसर के, तो उनसे ये प्रश्न किए गए थे। तो आइए एक ही करके इन सारे प्रश्नों को डिस्कस करते हैं और इसका बेस्ट आंसर क्या हो सकता है इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल किया गया था उनसे वो व्हाट इज फायर सिस्टम, फायर सिस्टम क्या है। तो फ्रेंड्स और यहाँ आप बाकी जो क्वेश्चन देखेंगे तो ये केस स्टडी है और ये जो है नॉलेजेबल क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर जो आंसर होगा वो फिक्स होगा। बाकी में प्रोसीजर वाइज आपको क्या करना चाहिए ये क्वेश्चन किया गया है। तो आइए जानते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज फायर सिस्टम। फायर सिस्टम क्या है? तो फायर सिस्टम वो सिस्टम है जिसकी मदद से हम फायर फाइटिंग करते हैं। क्या करते हैं? फायर फाइटिंग। तो आप आंसर कैसे देंगे? तो फायर सिस्टम वो सिस्टम है जिसकी मदद से हम फायर इमरजेंसी में फायर फाइटिंग करते हैं, या फिर वो सिस्टम जो हमको इमरजेंसी में फायर फाइटिंग करने में हेल्प करता है उसको बोलते हैं फायर सिस्टम। अब इसमें आगे बढ़कर आप एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि फायर सिस्टम जो है उसके दो प्रकार हैं, एक ऑटो एक मैनुअल है। ऑटो में फायर स्प्रिंकलर उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है और मैनुअल में फायर हाइडेंट सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अब ऑटो में देखिए फायर स्प्रिंकलर जो होता है उसको कोई चालू नहीं करता, वो अपने आप चालू हो जाता है जैसे ही किसी प्रीमाइसेस में आग लगेगी, ठीक है। और ताप में, मैं ऑफिस एरिया की बात कर रहा हूँ, तो जब भी मान लीजिए किसी प्रीमाइसेस में ऑफिस एरिया में आग लग गई है तो वहाँ स्प्रिंकलर लगा होता है, ये है आपका ऑटो फायर सिस्टम। और मैनुअल भी होता है, मान लीजिए आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आपकी प्रीमाइसेस में आप देखेंगे तो बहुत सारे फायर हाइडेंट पॉइंट होते हैं जिसमें आप फायर होज कनेक्ट करके फायर फाइटिंग करते हैं। तो इस तरह दो तरह के फायर सिस्टम होते हैं, एक ऑटो और एक मैनुअल। ऑटो का बेस्ट एग्जांपल है फायर स्प्रिंकलर और मैनुअल का बेस्ट एग्जांपल है फायर हाइड्रेंट। तो इस तरह से आप इसको आंसर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है पर्सनल सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन प्रोसीजर। अब इस क्वेश्चन को जरा समझिए। तो उनसे पूछा गया था कि मान लीजिए आपके प्रीमाइसेस में एक एरिया के मतलब रिसेप्शन एरिया के बाद अगर किसी सेलिब्रिटी के साथ या किसी गेस्ट के साथ में कोई सिक्योरिटी गार्ड आता है, मतलब उसका बाउंसर हो सकता है, वहाँ उनका पर्सनल प्रोटेक्टिव गार्ड हो सकता है, तो उसको अलाउ नहीं है आपके प्रीमाइसेस में, तो उस कंडीशन में आपका रोल क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखिए, जो आपके प्रीमाइसेस में आ रहा है वो आपका गेस्ट है, सेलिब्रिटी है तो बहुत बड़ी बात है। मान लीजिए आप किसी प्रीमाइसेस में सिक्योरिटी ऑफिसर हैं और आपके यहाँ कोई प्रोग्राम अरेंज किया गया जिसमें सेलिब्रिटी वगैरह बुलाया गया है। अब सेलिब्रिटी आएंगे तो उनके साथ उनके पर्सनल बॉडीगार्ड भी आते हैं। जैसे सलमान का बॉडीगार्ड है शेरा, सलमान से शेरा को आप अलग नहीं कर सकते, सलमान उसको फैमिली मेम्बर की तरह मानता है तो हर जगह उसको लेकर जाता है। तो ऐसे में आपके लिए चुनौती हो जाती है, बस आपके प्रीमाइसेस का रूल है कि आप शेरा को अलाउ नहीं करेंगे। तो ये पॉसिबल है कि आपके लिए इस कंडीशन में क्या करना चाहिए एक सिक्योरिटी ऑफिसर को जब ऐसी दुविधा आ जाए? तो फ्रेंड्स तो इसके लिए दो केस स्टडी हो सकती है। देखिए सबसे पहला कंडीशन हो सकता है ये, आप क्या कर सकते हैं, आप कर क्या सकते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो आपकी सेलिब्रिटी हैं कि सर इस पॉइंट के बाद पर्सनल सिक्योरिटी अलाउ नहीं है, हमारे प्रीमाइसेस की सिक्योरिटी है जो आपको प्रोग्राम मतलब मंच तक आपको एक्सकॉर्ट करेगी। अब इसमें दो कंडीशन आएगी, वो यस या नो में होगा। अगर यस में हुआ तो फिर ठीक है, वो आपके मतलब जो नियम है उसका सम्मान करते हैं। लेकिन दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है वो नो भी हो सकते हैं, नहीं नहीं, जैसे सलमान बोलेगा नहीं नहीं शेरा मेरे साथ जाएगा, ये मेरा फैमिली मेरा बॉडीगार्ड नहीं है, तो अब क्या करेंगे आप? तब उस कंडीशन में जब सेलिब्रिटी बोल रहा है तो गेस्ट आया है, गेस्ट की बात मानना ही पड़ेगा और वो सेलिब्रिटी है, बहुत बड़ा आइकन है, तो उसकी बात को आप ना नहीं कहते। तो फ्रेंड्स एक बात को ध्यान दीजिएगा कि नियम जो होते हैं ना वो कंडीशन के हिसाब से मोड़े जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जो वचन खा लिया तो बस भीष्म पितामह हो गया कि अब वो वचन टूटेगा नहीं, चाहे मुझे अधर्म का ही साथ क्यों ना देना पड़े। तो ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, कंडीशन जब बदलती हैं तो नियम के मायने भी बदल जाते हैं। जब सामने इतना बड़ा सेलिब्रिटी हमारे घर मतलब हमारा घर है, वहाँ पर आया हुआ मेहमान है, वो कुछ डिमांड कर रहा है, हम उसको पूरा न करें, ये तो अतिथि की मर्यादा
के खिलाफ हो गया, तो वहाँ पर अब एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए आप क्या कहेंगे, अपने ऑफिसर से, आपके सीनियर जो है उनसे बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि सर वो सर खुद बोल रहे हैं कि उनको अलाउ करें, तो यहाँ पर सेलिब्रिटी की बात रखी जाएगी और अलाउ करना पड़ेगा। हो सकता है अब जैसे अब सलमान के साथ 8-10 लोग हैं तो वहाँ पर आप नंबर रिड्यूस कर सकते, सर ठीक है आपके साथ केवल सेरा सर ही जाएंगे और बाकी हमारे जो पर्सनल सिक्योरिटी यहाँ पर है प्रीमाइसेस की वो आपको स्कॉट करेंगे। तो यहाँ पर यही कंडीशन हो सकती है, शायद तो सलमान उसके लिए मान जाए। तो आपसे क्वेश्चन किया गया कि आपका रोल क्या होगा और आप क्या करेंगे, तो आप यही कर सकते हैं। सेलिब्रिटी को आप मना नहीं कर सकते और यहाँ पर यही चेक किया जाए कि आपका कॉमन सेंस कितना है। ऐसा नहीं जड़ बुद्धि की तरह बस नहीं हमारे प्रोफेशन में अलाउ नहीं है, तो सलमान वहाँ चीफ गेस्ट था वो चला गया तो फिर आपकी तो नौकरी संकट में पड़ जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि नियम भी बना रहे, ठीक है, उसकी मर्यादा भी बने रहे और गेस्ट की मर्यादा भी बने रहे। तो आपको इस तरह के कंडीशनल आंसर देने हैं। तीसरा है कि अगर गार्ड में फाइट हो जाए तो क्या होगा, मतलब प्रीमाइसेस में जहाँ पर बहुत बड़ी साइट हो जैसे 60, 70, 80, 100 गार्ड है, वहाँ पर ये छूट-पुट की घटनाएं होती है। कहावत भी है जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ पर लड़ाई झगड़े, वहाँ पे खुट-पुट तो चलता रहता है, आवाज़ तो आएगी ही। तो गार्ड का फाइट होना एक नॉर्मल बात है, ये होता ही रहता है। अब इसमें देखिए कुछ हमारे सिक्योरिटी के नियम के हिसाब से हमको जो ऑप्शन दिए जाते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है कि अगर मामला बहुत गंभीर है तो साइट टर्मिनेशन हम कर सकते हैं गार्ड का। एक साइट टर्मिनेशन का ऑप्शन है हमारे पास। उनकी दूसरा ऑप्शन है ड्यूटी स्टॉप कर सकते हैं उनका कुछ दिन के लिए, जैसे हम उनका 1 हफ्ते के लिए 7 डेज के लिए हम उनका ड्यूटी स्टॉप कर दें, ठीक है। और एक ऑप्शन होता है हमारे पास ड्यूटी स्टॉप करने के अलावा भी एक ऑप्शन है, उनको वार्निंग लेटर भी दे सकते हैं, एकदम फाइनल वार्निंग लेटर। कि इस तरह की घटना अगर दोबारा आपने की और इस तरह की वसूली की दोबारा पेशेंस की गई तो आपका टर्मिनेशन किया जा सकता है। तो इसमें तीनों में से मामले की गंभीरता को आप देखते हुए आप इस तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको अथॉरिटी है। लेकिन ध्यान रखिएगा इन बातों को करते समय आप अगर सिक्योरिटी ऑफिसर हैं तो देखिए अब ध्यान दीजिएगा कि जो सिक्योरिटी ऑफिसर जो होता है ना फ्रेंड्स, ये 2 पेरोल पे होता है। एक होता है एजेंसी के पेरोल पे होता है और दूसरा होता है डायरेक्ट लोग क्लाइंट के पेरोल पर होता है। अगर क्लाइंट के पेरोल पर है तो ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वो एजेंसी को डील करता है डायरेक्ट, ठीक है। मतलब सिक्योरिटी जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है उसको डील करेगा ये पता, तो यहाँ पर इसकी पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है। और एजेंसी के थ्रू है तो उसको एजेंसी और साइट दोनों के बीच देखना है, भाई गार्ड मेरा जहाँ से अगर मान लो कम कर दिया 2 तो एजेंसी को नुकसान हो जाएगा, तो मेरे यहाँ रहने का कोई मायना रखता है। तो आप देखिए कि आप कौन सी साइट में, उसके हिसाब से आपके पावर आएगी, उस हिसाब से आप डिसीजन ले लीजिए। अगर आप क्लाइंट है तो आप साइट टर्मिनेशन दे देंगे तो वहाँ पर एजेंसी कुछ नहीं कर पाएगी आपका, ठीक है। लेकिन आप एजेंसी में हैं, एसओ है और आप गार्ड को सीधा टर्मिनेशन दे रहे हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम है कि एरिया ऑफिसर चिल्लाएगा आपके ऊपर, हो सकता है उसका साला जीजा मामा काका कुछ हो तो ऐसे आप ध्यान रखना है मामला कितना गंभीर है उस हिसाब से आपको ऑप्शन देखना है और आप किसके पेरोल पर आपको यहाँ भी देखना है, ठीक है। आप खुद क्लाइंट है या क्लाइंट की तरफ से तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है, आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। आपको एरिया ऑफिसर या एजेंसी भी कुछ नहीं कर सकती आपका। लेकिन आप एजेंसी के थ्रू तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि दोनों में बैलेंस रहे, मेरा साइट भी डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है, मेरा रिलेशन वहाँ से भी ख़राब नहीं हो और मेरा काम भी चलता रहे। तो आपको मिडल जो रास्ता है ना, मध्यम पाथ, वो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सिक्योरिटी गार्ड का और गार्ड का आपस में लड़ाई वगैरह होता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 ऑप्शन आपके पास है, इसी में से आपको जवाब भी ये 3 ऑप्शन सामने रख भी देना है कि सर मेरे पास ऑप्शन है, साइट टर्मिनेशन का ऑप्शन है, ड्यूटी स्टॉप कर सकता हूँ, वार्निंग लेटर इशू कर सकता हूँ। डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, कितना गंभीर मामला है। मैं गार्ड को टर्मिनेट कर दूंगा। सुपरवाइजर को आप टर्मिनेट क्यों कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है सुपरवाइजर की गलती ना हो, तब भी उसको करना है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए क्या होता है, इसने भी इनडिसिप्लिन दिखाया है, ठीक है। हम इंसान हैं, जानवर नहीं है, बातचीत से बात बन सकती है, हमेशा लड़ाई के बाद भी बातचीत से ही बात बनती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात को, और आप लीडर हैं तब आपसे और अच्छे और बड़े और उच्च विचार वाले काम हमको अपेक्षित होते हैं। लेकिन आप जैसे तुच्चा काम करेंगे, आप गार्ड से आकर लड़ोगे तो फिर आप काहे के लीडर। तो ऐसे लीडर की हमको, ऐसे बैड लीडर की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप में लीडरशिप की क्षमता नहीं है, और जिसमें लीडरशिप की क्षमता ही नहीं है उसको हम यहाँ पर क्यों रखें, और ऐसा आदमी एलिजिबल भी नहीं है सुपरवाइजर के लिए। दूसरी बात, अगर ये बंदा यहाँ ठहर जाता है, ठीक है,
तो इस गार्ड से जुड़े जितने भी लोग हो उसको ज़रूर ये परेशान करेगा, और लॉन्ग रन में ये चीज़ देखेंगे तो कहीं ना कहीं साइट को डिस्टर्ब करेंगी, ये भी डिस्टर्ब करेगा, और कहीं ना कहीं इसको फ्यूचर में ही निकालना पड़ेगा हमें। तो इससे अच्छा है सबसे पहले अभी इसको हम लिखा डिसीजन ले और इसको निकाल दी। तो ये क्या दूसरा हो, टारगेटिंग, टारगेट कर सकता है किसको, गार्ड को जो इससे जुड़े हैं। तो इन दो वजहों से हम इस गार्ड को भी निकाल रहे हैं और सुपरवाइजर को भी टर्मिनेट कर देंगे। फ्रेंड्स थोड़ी जिम्मेदारी आपको भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर इसमें और थोड़ा आप बोलना चाहते हैं और अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हैं तो एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ क्या है फ्रेंड्स, अब गार्ड ने सुपरवाइजर को मारा या फिर झगड़ा किया तो इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है DC। इस D का मतलब है डिप्लॉयमेंट, और इस C का मतलब है कैरेक्टर, ठीक है। अब डिप्लॉयमेंट को समझिए, डिप्लॉयमेंट की वजह से अक्सर ऐसी 90% घटनाएं जो होती हैं इसी वजह से डिप्लॉयमेंट। अब डिप्लॉयमेंट में क्या दिक्कत आती है फ्रेंड्स, आप देखिए किसी प्रीमाइसेस में कुछ ऐसी जगह होती है, ऐसी पोस्ट होती है जहाँ पर कोई काम नहीं होता, बस बैठे रहो, राम राम जपना और 8 घंटा भरना काम वाला काम हो जाता है, ठीक है। मतलब 8 घंटे आप जाइए, कुर्सी गर्म कीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देखिए, पुदीना बेचिए और आपका काम खत्म, 8 घंटे हो गए। एक्चुअल में जो पोस्ट होती है फ्रेंड्स ये होता है रिलीफ करने के लिए, जो कंटिन्यू स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। रिसेप्शन वाला एरिया हो गया, बैक गेट वाला एरिया हो गया, बूम बैरिकेड पे जो गार्ड खड़े हैं, गेट पे जो गार्ड खड़े हैं, ठीक है, फ्लोर पे जो गार्ड खड़े हैं, ऐसे गार्ड लोग को जो कंटिन्यू खड़े थे उनको रिलीफ देने के लिए हो जाता है। लेकिन कुछ सुपरवाइजर जो होते हैं बड़े वाहियात होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ गार्ड को फेवर करते हैं। अब उसकी वजह होती है कुछ पर्सनल बेनिफिट हो सकता है या फिर जाति वाले भी कंडीशन आ सकती है इसके अंदर, ठीक, कुछ भी वजह हो, आप किसी को फेवर नहीं हो सकते। एक सुपरवाइजर की सबसे बेस्ट क्वालिटी है कि इम्पार्शियल होना चाहिए, सबको एक तरह से देखना चाहिए। तो ये वजह है, ठीक है, पार्शियलिटी, मतलब डिप्लॉयमेंट में पार्शियलिटी की गई, इस वजह से ये झगड़ा होता है। और दूसरा बैड कैरेक्टर, बैड कैरेक्टर मतलब ये जो सुपरवाइजर है मतलब वाहियात तरीके से बोलता है। अब कुछ गार्ड बेचारे जो मजबूर हो सह लेते हैं, लेकिन कुछ जिनको फर्क नहीं पड़ता है नौकरी से, नौकरी रहे या ना रहे, ऐसे लोग क्या लड़ाई कर लेते हैं। तो ध्यान रखिए कैरेक्टर भी आप जो सुपरवाइजर का है ये झगड़े की वजह बनती है। किसी गार्ड से तू ता से बात नहीं करे, तुम से बात करें, ठीक है, रिस्पेक्टफुली बात है। देखिए वाणी में अगर आप मान लीजिए वो सीनियर है, मतलब सीनियर मतलब एज में सीनियर है, 50-60 वर्ष का, 50-55 वर्ष का है, 40-45 वर्ष का है, और आप अभी 26, 27, 28 या 30, 32 साल के हैं, तो देखिए रिस्पेक्टफुली बात कीजिए। आपको जी जा करके जरूरत नहीं, जीजा नहीं बनाना है उसको, ठीक है। आपको उससे साधारण लैंग्वेज बात करनी है। आपकी वाणी तो ऐसा लगे उसको दिखाए कि वो आप मतलब आप जूनियर हो, लेकिन आपकी वाणी में वो भावना नहीं होनी चाहिए, हीन दिखाए। जैसे मैं साइड से होकर जाता हूँ तो मुझसे काफ़ी बड़े एज के लोग जो होते हैं वो होते हैं मेरे सामने, तो मैं उनका सीधा नाम लेकर उनको बात करता हूँ, करना पड़ता है। इससे मैनेजमेंट पर आसानी हो जाती है, इससे दिखता है कि मैं सीनियर हो, आप जूनियर हो, ठीक है। लेकिन इससे मेरी भावना ऐसी नहीं होती वाणी में कि तू बहुत इन्फीरियर है, तू कुछ नहीं और मैं बहुत कुछ हूँ, ठीक है। तो वाणी हो सकती है आपको देखने में तुच्ची लगे, लेकिन भावना तुच्ची नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आप करके सबको बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब सब लोग गैदर होते हैं तब आप करके, क्योंकि आप एक भीड़ को संबोधित कर रहे हैं तब आप बोले, ठीक है। जैसे ब्रीफिंग ले रहे हैं तब आपसे आप बात कर सकें, लेकिन पर्सनली आप नॉर्मली तूता से ही बात करें, लेकिन भावना गंदी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखें कि देखिए जब वाणी में भावना गंदी हो जाती है तो सामने वाला अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर महसूस करता है और ये भी असंतोष हो जाता है। तो कुछ लोग इसको बर्दाश्त नहीं करते और सीधा हमला कर देते हैं। तो इन दो चीज़ों में आपको देखना है, आइडेंटिफाई करना है ऐसा कौन कर रहा है एज ए एसओ, और उसको करेक्ट करना है, उसको बताना है कि भाई आपकी भावना गंदी है, इस तरह से आप बात नहीं कर सकते किसी से। और डिप्लॉयमेंट में देखिए कोई पार्शियलिटी वगैरह नहीं होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए आराम करने का और सबको काम करने का मौका मिलना चाहिए। तो ये एक जिम्मेदारी आप ले सकते हैं कि सर मेरी गलती है, डिप्लॉयमेंट और कैरेक्टर में कहीं ना कहीं मैं इसको भाप नहीं पाया जिसकी वजह से ये दिक्कत आई है। मैं इस पर आगे ये दोबारा नहीं हूँ मेरी साइड पर, ये दोहराया नहीं जाए, इसके लिए मैं इस पर काम करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको पूछेंगे कि आप कौन सी दो चीज़ों पर काम करेंगे जिससे ऐसी घटनाएं आपकी प्रीमाइसेस में नहीं हो, तो वह डिप्लॉयमेंट और कैरेक्टर पर आप काम करेंगे अपने सुपरवाइजर्स के, ठीक है।
ये आप आंसर कर सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है इंसिडेंट एक्सीडेंट प्रोसीजर, मतलब अगर आपके प्रीमाइसेस में कोई इंसिडेंट वगैरह हो जाता है तो आप उसको कैसे डील करेंगे और उस पर क्या प्रोसीजर है। तो उनसे पूछा गया था इंटरव्यू में आनंद जी से कि अगर मान लीजिए आपके प्रीमाइसेस में किसी व्यक्ति की डेथ कार एक्सीडेंट की वजह से हो जाती है तो आप क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें आपको 2 चीज़ समझनी होंगी। सबसे पहला है इंसिडेंट और एक्सीडेंट और दूसरा है डेथ। पहले इंसिडेंट और एक्सीडेंट को समझ लीजिए। इंसिडेंट और एक्सीडेंट मतलब क्या होता है, तो इसको एग्जांपल समझिए। किसी गाड़ी को कोई खरोच लग गई, ये इंसिडेंट है। कोई गाड़ी दीवार से टकरा गई या किसी से टकरा गई या कोई 2 गाड़ियाँ आपस में टकरा गई, ये एक्सीडेंट है, क्योंकि यहाँ पर डैमेज बहुत ज़्यादा हाई है। जब कोई मामूली खरोच जिससे कोई फ़र्क वगैरह नहीं पड़ता, ऐसी कोई बात होती है तो उसको बोलते हैं इंसिडेंट। जब ऐसा कोई वाकया हो जाता है जहाँ पर डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सीडेंट। इसमें देखिए एक्सीडेंट जब बोलेंगे तो वहाँ पर प्राण हानि, मतलब किसी की लाइफ डेंजर में होनी चाहिए, किसी व्यक्ति को चोट वगैरह लगना चाहिए, तभी आप उसको एक्सीडेंट बोल सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एक्सीडेंट में प्राण हानि शामिल होती है और इंसिडेंट में प्राण हानि बिल्कुल भी नहीं होती है, हल्का सा माइनर सा धक्का वगैरह लग जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा है डेथ। ठीक है, तो डेथ यहां पर फ्रेंड्स 2 प्रकार की होती है। एक होती है क्लिनिकल और दूसरा होती है बायोलॉजिकल। क्लिनिकल डेथ मतलब आपके हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया। अब हार्ट का काम क्या है, ब्लड सप्लाई करना, तो जब हार्ट पंप करना बंद कर देता है उसको बोलते हैं क्लिनिकल डेथ। और ऐसा व्यक्ति CPR के द्वारा फिर से जिंदा किया जा सकता है। बायोलॉजिकल डेथ का मतलब है व्यक्ति के हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है, उसके सेल्स मरना शुरू हो गए हैं और उसका दिमाग मर रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं हम लोग बायोलॉजिकल डेथ, मतलब सेल्स खत्म हो रही हैं, डैमेज, अब ब्रेन भी डैमेज हो गया, हार्ट भी स्टॉप हो गया वर्किंग, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट डेथ, मतलब ये व्यक्ति जिंदा नहीं हो सकता है। लेकिन इस कंडीशन में आप देखेंगे तो व्यक्ति जिंदा हो सकता है, उसको सही टाइम पे CPR वगैरह हम दे देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की जान हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू में पूछते हैं, मतलब पूछा गया आनंद दलाल जी से कि ऐसा कोई व्यक्ति कार एक्सीडेंट हो गया आपके प्रीमाइसेस में, आप उसको कैसे डील करोगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए जब डेथ की बात आती है तो डेथ कंफर्मेशन हमेशा डॉक्टर करता है, आप या मैं नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, आंसर करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, अब कैसे आंसर करेंगे इसको फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखिए कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कितनी भी बड़ी इमरजेंसी आ जाए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। सिचुएशन को एनालाइज करना है। एनालाइज में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे आप कौन सी जगह पे है, मतलब प्लेस ऑफ एक्सीडेंट या फिर जो भी हुआ है, इंसिडेंट हुआ है तो इंसिडेंट, पहली चीज। दूसरी मतलब सिचुएशन क्या है, अभी जब एक्सीडेंट वगैरह हो गया है तो उस टाइम पे सिचुएशन क्या है, कितनी डीप मार लग गई है, व्यक्ति बोल पा रहा है, हिल डुल रहा है या नहीं, ऐसी सिचुएशन को आपको एनालाइज करना है। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ विक्टिम, जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी अभी कंडीशन क्या है, ये 2 चीज एनालाइज करने के बाद आपको आपके जो सीनियर है उनको इन्फॉर्म करना है। सीनियर को इन्फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हर काम अपने सीनियर को कॉन्फिडेंस में लेकर रखें, तभी। इससे फ़ायदा फ्रेंड्स क्या है, इसका 2 फ़ायदा है। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि जो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब अगर आपने सीनियर को इन्फॉर्म कर दिया किसी घटना के बारे में, तो अब जिम्मेदारी उसकी भी है और आपकी है। और जब सीनियर को इन्फॉर्म करते हैं तो 90% जिम्मेदारी उसकी होती है और 10% आपकी हो जाती है। फिर जो भी डांट वगैरह पड़नी है ज़्यादा आपका सीनियर खाएगा, आपको कम खाना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी बात जो आती है, इन्फॉर्म करने का फ़ायदा होता है। मान लीजिए अभी आपके सीनियर का भी कोई सीनियर है, कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है और उसको थर्ड पार्टी अगर आपके बॉस को कॉल करके बता देती है, तो जब वो आपके सीनियर को कॉल करेगा आपका बॉस, तो जो बोलेगा मुझे तो पता ही नहीं है,
तो फिर उसको तो वहाँ डांट पड़ेगी, भाई तू क्या काम करते, तुझे प्रीमाइसेस में क्या हो तुझे पता ही नहीं चलता, तेरे मतलब तेरे और तेरे जूनियर के बीच में गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, तो उसको और डांट पड़ेगी। बाद में वो जो भड़ास है वो आपके ऊपर निकालेगा, ये होता है। तो इन दो चीज़ों से बचने के लिए आपको ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके बाद कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के बीच है, ऐसा कोई मैसेज, बैड मैसेज नहीं जाए सीनियर को, सुपीरियर को, जो सबसे बड़े हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, सीनियर को हमेशा इन्फॉर्म करते हैं। इन्फॉर्म करने के बाद आपको, अब ये जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे गैदर की है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ERT एक्टिवेट करनी पड़ेगी। ERT में आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सी प्लेस पर हैं और क्या हुआ है, अभी कंडीशन विक्टिम की क्या है। ERT टीम, मान लीजिए यहाँ पर उन्होंने कंडीशन क्या दिया हुआ है, डेथ वाला कंडीशन दिया हुआ है। आप ध्यान रखिए, आप डेथ कंफर्म नहीं कर सकते, सामने आपको कंफर्म है डेथ, तभी आप डेथ नहीं, डॉक्टर ही करेगा, ठीक है। तो ERT एक्टिवेट कीजिए। ERT टीम में आप देखिए उनको मैसेज है कि स्ट्रेचर लेकर आए, फिर व्हील चेयर लेके आए, ठीक है। जो भी स्ट्रेचर ज़्यादा अच्छा होगा कि अभी डेथ कंडीशन जैसे दिख रही है, मतलब आदमी यहाँ पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो ये भी आपको मैसेज वहाँ पर देना है। तो स्ट्रेचर लेके आए, आपके प्रीमाइसेस में जो डॉक्टर उनके पास तुरंत लेके जाए, डॉक्टर उनकी जांच करेंगे, ठीक है। इन सारे चीज़ों को आप सीनियर के साथ कोऑर्डिनेट करते रहिए, ठीक है। स्ट्रेचर की मदद से क्या करें, उसको डॉक्टर के पास ले, डॉक्टर की एडवाइस पर, डॉक्टर कहता है कि इसको मतलब हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, ये बच सकता है या फिर डेथ हो गई है, ठीक है। पहले हम यहाँ पर कंडीशन लेते हैं कि वो बच सकता है, तो क्या होगा, प्रोसीजर ये होगा कि डेथ वाला अब कंडीशन नहीं है, तो क्या होगा, अब इसको हम हॉस्पिटलाइज करेंगे। तो सीनियर को इन्फॉर्म करेंगे, सर डॉक्टर ने हमको बताया कि इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और ध्यान रखें फ्रेंड्स, ऐसा व्यक्ति जो इंसिडेंट विक्टिम है, उसके बाद जो दो चीज़ें होंगी, एक तो उसका मोबाइल, दूसरा बटुआ होगा, इसको अपनी कस्टडी में ले लें, ठीक है। मोबाइल से आपको हेल्प मिलेगी, उसके जो परिचित लोग हैं, ठीक है, जिसको उसने बात वगैरह किया है, उससे आप उसको कॉल कर सकते हैं। हमारी डेथ वाली कंडीशन होती है तो पुलिस को हैंड ओवर करना है आपको ये, ताकि पुलिस उसके जो परिचित लोग हैं उससे कांटेक्ट कर सके। तो डॉक्टर मान लीजिए एडवाइस कर दिया कि इसको हॉस्पिटलाइज करना है, तो सीनियर को इन्फॉर्म करेंगे। प्राइवेट या फिर प्राइवेट एम्बुलेंस जैसे टॉप्स लाइन होती है और गवर्नमेंट की एम्बुलेंस होती है 108, उस पर आप कॉल करके इसको अपने सीनियर की कॉन्फिडेंस में रखते हुए इसको आप हॉस्पिटलाइज करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है, उस केस में आपको पुलिस ही बुलाना पड़ेगा, तो ये आपका काम नहीं है, आप सुपीरियर को इन्फॉर्म करें, सुपीरियर उसको पुलिस बुलाएंगे, और जो आपने कस्टडी में लिया हुआ है उसका वॉलेट और उसका मोबाइल, वो आप उनको हैंड ओवर कर दीजिए। तो क्या करेंगे, उसकी मदद से मोबाइल में अगर पासवर्ड वगैरह है तो क्रैक करके, उनके पास एक्सपर्ट होते हैं जो इसको काम करने में माहिर होते हैं, वो एक्सपर्ट करके वहाँ पर देखेंगे, उसके मम्मी पापा डैडी वाइफ जो भी है उसको कांटेक्ट करेंगे, वो बुलाएंगे कि ये व्यक्ति ये डेथ हो गया है, ठीक है। अब वहाँ पर आपको CCTV फुटेज भी निकाल कर पुलिस को हैंड ओवर करनी पड़ सकती है, ठीक है, अगर डेथ वाला केस होता है तो, ठीक है। तो डेथ वाले केस में क्या करना है आपको, ये वहाँ पे CCTV में ये भी आपको अपने सीनियर के इन्फॉर्मेशन में करना है। आपके सीनियर एक्चुअली आपसे आगे होंगे, चलेंगे, लेकिन आपका रोल यहाँ पे दिखाना है कि सीनियर को इन्फॉर्म करते हुए CCTV फुटेज वगैरह, मतलब कैसे डेथ हुई, मतलब मान लीजिए कोई उसको मेडिकल हिस्ट्री वगैरह इसका बुरी रही हो, गिरकर चोट लग गई हो, ठीक है, तो इस चीज़ को आप देखना है। उसके एक्सीडेंट वाली जितनी फुटेज उसको निकाल कर आपको पुलिस वाले को हवाले करना है, इन रेफरेंस टू योर सीनियर, मतलब आपको सीनियर को कॉन्फिडेंस में रखते हुए। तो इस तरह आप इसको जवाब देंगे कि आप इस तरह के इंसिडेंट को इस तरह आप संभालेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को हिट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।